स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस चैप्टर 10 है ना, 1 हमारी जीवन रेखा। 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। 9 इस एग्जाम बार 2022 में नहीं पढ़ाना, इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। जो पढ़ना वही सब कंप्लीट पढ़ा दे रहे, उसके बाद फिर बाद में जो छूटा सो कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 1 हमारी जीवन रेखा। ना देखो पिछला वीडियो तो देख लीजिएगा, मैथ पूरा कंप्लीट है और साइंस का ये चल रहा है 10वां चैप्टर। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं 1 हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो जीवन रेखा, हमारे जीवन रेखा जंगल से है, फॉरेस्ट से कैसे समझेंगे। विद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण, मुख्यमंत्री आए, उनके कर कमलों द्वारा पौधे लगाने का कार्य आरंभ हुआ। शहर में सड़कों के किनारे भी पौधे लगाया गया है। पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोहित एवं उनके साथी यह जानना चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वृक्ष क्यों लगाया जा रहा है। अगले दिन बच्चे ने कक्षा में शिक्षक के सामने अपना प्रश्न दोहराया। शिक्षक ने उन्हें समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े। तो विद्यार्थी लोग कुछ है, स्कूल में वृक्षारोपण हो रहा था, मुख्यमंत्री आए थे, चारों तरफ देखते हैं पेड़ पौधा लगाते हैं, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे पेड़ पौधा चारों तरफ लगता है, पेड़ रोड के किनारे, है ना, और अन्य जगह वृक्षारोपण, हमेशा वृक्षारोपण का बड़ा ये होता है कि बड़ा जोर दिया जाता है वृक्षारोपण में, पौधा लगाने में। तो आखिर क्या बात है, पौधा लगाने के ऊपर इतना क्यों जोर दिया जा रहा है। तो शिक्षक ने उन लोगों को समझाया कि देखो बेटा, सांस लेने के लिए जिस तरह तुम्हारे लिए फेफड़ा जरूरी है ना, फेफड़ा नहीं रहेगा तो सांस नहीं लेगा, मर जाएगा। इसी तरह जंगल, पेड़ पौधा भी हमारे लिए जरूरी है। पेड़ पौधा हमारा फेफड़ा है, पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा तो हम नहीं जी पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं, और वन जो है जल शोधन के रूप में भी कार्य करता है। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। शिक्षक यह समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, अतः उन्होंने बच्चे को साथ वन भ्रमण करने का निश्चय किया। तो बच्चे थोड़ा उनका जवाब से मतलब अचंभित हो गए, तो ये हो गए। तो शिक्षक ने उनको घुमाने का सोचा कि चलो लोग जंगल नहीं देखा होगा, घुमाते हैं, तो ले गया, है ना। तो शिक्षक उन लोगों को वन भ्रमण करने के लिए जंगल में घूमने के लिए ले जाने लगे। एक दिन प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर विज्ञान शिक्षक के साथ समीप के वन की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, तो लोग जैसे वन में प्रवेश किया, शिक्षक ने इशारे से सबको शांत रहने के लिए कहा। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो शिक्षक ने कहा कि शांत हो जाओ, सबको इशारा किया कि शांत हो जाओ, चुप एकदम ऐसा करके। तो काहे को ऐसा कहा होगा, काहे कि मतलब शांत रह के शिक्षक कहना चाह रहे हो कि आप शांत रहो और सुनो कि ये जंगल में किस तरह कैसे कैसे आवाज़ें आती है, फील करो, है ना, पेड़ पौधों में रहने वाले जीव जंतु को। तो इसलिए चुप रहने को कहा गया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वन में रहने वाले जंतुओं के शोर से परेशानी हो सकती है। तो शोर से परेशानी हो सकती है, वहाँ के रहने वाले जीव जंतु डर जाएगा, है ना। सभी ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर गए जहां से वन का व्यापक दृश्य देख सके। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां पर वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। तो जंगल गए ही होंगे, झारखंड तो हमारा मशहूर है ना जंगल झाड़ से, तो बड़ा ही आनंद मिलता है ना। हरे पेड़ पौधे पूरा चादर जैसा बिछा हुआ रहता है, ऊंची जगह से चढ़ के देखे तो, है ना, तो हवा भी तरोताज़ा मिलती है। प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है ना। विश्व वन दिवस 21 मार्च को हर साल बनाया जाता है। जीव जंतु, नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर
कुछ अजीब ध्वनियाँ शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। शिक्षक ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर ऊंचे शाखाओं पर चढ़ गए थे। तो अलग अलग जीव जंतु का भी आवाज़ सुनने लगे तो बच्चे शोर शराबा करने लगे। तो शिक्षक ने फिर उन्हें चुप कराया है ना। जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। शिक्षक ने बच्चों को सावधान किया और उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाने को कहा, है ना, कि ज़्यादा घना जंगल में नहीं जाना। तो वहाँ पे सूकर, वराह या सुअर भी कहते हैं, जंगली सुअर, गौर, बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन में अधिक सघन क्षेत्रों में पाया जाता है, जिससे कि खतरा हो सकता है। वन अनेक प्रकार के जंतु एवं पौधों का आवास प्रदान करते हैं। तो ये साइंस से लेकिन लग रहा कहानी पढ़ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। ये जंगल घूमते आप लोग देखे ही होंगे, जंगल है ना, तो जल्दी जल्दी पार होते हैं यहाँ पे। पेड़ पौधा देखिए। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। शिक्षक ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, अंजीर, सागवान, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों का पहचान कराई। अरुण ने कहा, अरे यहाँ तो वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास भी है और वृक्षों से विसर्पी और आरोही लताएं भी लिपटी हुई है, लहर है ना। बच्चों ने शिक्षक से पूछा, क्या इसी प्रकार के वन पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं? शिक्षक ने बताया, हमारे देश के मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाया जाता है। एक को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन, जिसमें लंबे तथा ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में कई क्षेत्रों में भूमि स्तर पर सूरज की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे और झाड़ियां बहुत कम उगते हैं। तो बड़े बड़े वृक्ष होता है उष्णकटिबंधीय वन, उसमें नीचे तक प्रकाश ही नहीं पहुंचता है ना ज़्यादातर हिस्सा में, इसलिए नीचे छोटा पौधा नहीं उगता है, क्योंकि पौधा को उगने के लिए प्रकाश चाहिए। शीतोष्ण वन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ ताप कम रहता है, शीतोष्ण में तिरछा पड़ता है। अल्पाइन वन में ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। अल्पाइन वन जो है ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पौधे कठिन परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूल होते हैं। हमारे राज्य में उष्णकटिबंध वन पाया जाता है, झारखंड में उष्णकटिबंध। तो क्रियाकलाप कुछ है, ये जड़ी बूटी दवा वो बनता है, वो सब छोड़िए, इन्हें भी जानिए। क्या जानना है? झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में है, जहाँ लाह पर शोध किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी इसकी इकाइयाँ हैं। तो नामकुम में है ना, लाह केंद्र, गोंद संस्थान, भारतीय केंद्र राल एवं गोंद, राल और गोंद का संस्था है ना। अब अनीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को वन में किसने लगाया होगा। हाँ, कौन पेड़ वो इनको लगाया होगा? जंगल, चारों तरफ जंगल है, कौन लगाया होगा वो? शिक्षक ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन भूमि उनके अंकुरन और नवोद्भिद पौधों को विकास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्हें यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखाएं भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहा जाता है। ये वाला शिखर, तना से ऊपर जब उठ जाती है इसको शिखर। तो शिक्षक ने बताया कि देखो बाबू, ये जो जंगल लगाया कोई आदमी ने लगाया, बहुत सारे जगह में आदमी भी लगाता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये जो घना जंगल दिख रहा है, ये एक पौधा है, उसमें बहुत सारा हजारों बीज निकलता है। तो वही सब बीज इधर उधर हो करके निकल करके गिर करके और मिट्टी से फिर उसको पोषक तत्व लेकर के अब वो प्रजनन हुआ और नए नए पौधे बने हैं, है ना। शिक्षक ने बच्चों से ऊपर देखने को कहा। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों की छत की तरह दिखाई दे रहा था, इसे वितान कहा जाता है। तो ऊपर देखिएगा तो छोटा छोटा वृक्ष, उसके ऊपर बड़ा बड़ा वृक्ष, तो ऐसा लगता था कि छत है उन लोग का, है ना, छोटका वृक्ष का छत बन गया, तो इसको वितांत कहते हैं, कैनोपी, है ना। अब बताइए, वन अनेक जंतु और पौधों के लिए क्या प्रदान करता है? तो आवास प्रदान करता है, खाने पीने का सब कुछ मिलता है वन से, है ना, जंगल से। आगे देखिए, इन्हें भी जानिए, क्या चीज़ जानने बोल रहे हैं, इसको जानते हैं। झारखंड राज्य में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 36,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, अर्थात 29.61% भाग वन है, 29.61%, है ना। झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पेराहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है।
पेराहाट है सबसे ज़्यादा, और कोल्हान। तो ये सब क्वेश्चन को ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए बार बार हम बोलते हैं JCRT को पढ़िए बढ़िया से। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए ना, कल परसों हम JPSC का एग्जाम दे के आए, क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्वेश्चन था, है ना। तो झारखंड से रिलेटेड बुक पढ़िए, ये JCRT है, झारखंड से रिलेटेड हर एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। 2 क्वेश्चन यहीं पे मिल गया, JPSC में पूछा था कितना % वन है झारखंड में, और ये सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है, सबसे बड़ा सेंचुरी कहाँ है, सेंचुरी। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। श्वेता ने पूछा वन में इतने सारे वृक्ष है, यदि कुछ वृक्षों को अपनी ज़रूरतों के लिए काट भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। शिक्षक ने पूछा तुम्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। खरगोश क्या खाते हैं, लोमड़ी क्या खाते हैं, शेर क्या खाते हैं, शेर का भोजन क्या है। हाय बाप, ये का चैप्टर भैया, ये साइंस जैसा लग ही नहीं रहा है। सभी जंतु चाहे शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी हो, भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए घास को कीटे द्वारा खाया जाता है, कीटों को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप खा लेता है, सांप को सर्प को चील गीद खा लेता है। इस क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो सब कहीं ना कहीं पेड़ पौधा पे भी है ना। जो छोटे छोटे कीटे हैं वो पेड़ पौधा का पत्ता उत्ता खाता है, उसको मेंढक खा जाता है, मेंढक को ये खा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सांप खा जाता है, सांप को चील खा लेता है, गीद खा लेता है। तो इस तरह से एक दूसरे पर सब डिपेंड है ना। इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला। देखिए, जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। मतलब खुद खाना और दूसरा का आहार बन जाना, ये खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। इस संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। तो बहुत सारा खाद्य श्रृंखला जंगल में होता है, इसको खाद्य जाल कहते हैं ना, फूड वेब। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है, यानी कोई हानि पहुंचता है, तो यह अन्य खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करेगा। सही बात है, एक को नुकसान पहुंचेगा तो बाकी को भी नुकसान होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे पर आश्रित है। वन के प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी एक घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होंगे। तो एक भी जंतु अगर नष्ट हो रहा है जंगल में, या एक भी पेड़ पौधा नष्ट हो रहा है, तो सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सभी जीव को जीवित रहना जरूरी है ना। सभी जीव जीना चाहते, सभी के लिए जीवन प्रिय है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तनी को जीव है बेकार है। बनाने वाला ने किसी को बेकार नहीं बनाया है ना। तो सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ उपयोग है। हम डायरेक्ट उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो इनडायरेक्ट भी उसका उपयोग हो रहा है हमारे अंदर, इसीलिए बनाया गया है उसको, है ना। तो सब एक दूसरे पर आश्रित है और एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के लिए यूजफुल है। इसीलिए हमें किसी भी छोटे से छोटे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। ह्यूमस देखिए, वन की समृद्ध मिट्टी, जंगल में जो मिट्टी होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। बच्चों को छाल पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट मकोड़े, गिलहरियाँ, चींटी, विभिन्न छोटे जंतु जैसे मिलीपीड़ों और भृंगों की सेना दिखाई दी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? शिक्षक ने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर के लिए क्रियाकलाप एक क्रियाकलाप से समझा जा सकता है। क्रियाकलाप देखिएगा, तो एक क्रियाकलाप, एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जी और कचरे के सूखे पत्ते डालिए, सूखे पत्ती आदि से भरकर मिट्टी में ढक दीजिए। तीन दिन बाद मिट्टी के ऊपर परती हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर गर्म लगता है? वनभूमि की तरह गहरे रंग की दिखाई दे रहे हैं तथा ये वह सूखी क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाकों में ढकी हुई है। तो गर्म हो जाएगा समय के अनुसार, है ना।
वन की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही है तथा वह सूखी छायमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई है। शिक्षक ने समझाया कि नन्हे जीवों के अतिरिक्त अन्य जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मिट्टी के भीतर रहते हैं। सोनू का आश्चर्य हो रहा था कि सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। ये मृत पौधों और उत्तकों को खाते हैं, जंतु उत्तक को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्मजीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनीता ने उत्सुकतापूर्वक मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया। शिक्षक ने भूमि पर ह्यूमस की परत को बच्चे को दिखाया। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पौधों और जंतु पोषक तत्व मृदा के निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अपघटन वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति के बनाए रखने के लिए सहायक है। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो जंगल क्या है? गति जीवन क्षमता से भरपूर है। ऐसा नहीं कि खाली आदमी अपने लिए तैयारी कर, जंगल में भी अपने से पेड़ पौधा पत्ता गिरता है, खाद बनता है, फिर उसको लेता है, हरा भरा हो जाता है, फिर गिरता है। तो अपने आप पर डिपेंड है ना। गतिक सजीव इकाई है, अपने अंदर पूरा क्षमता रखता है सब कुछ करने का, जंगल भी, पेड़ पौधा भी, है ना। शीला ने पूछा जब वन को कई जंतु मर जाता, कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? शिक्षक ने बताया सूक्ष्मजीव के अलावा मृत जंतु गिद्ध, कौवे, गीदड़ और कीटों का भोजन बन जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यानी जंगल में ना बाबू कोनो चीज़ बेकार नहीं जाता। कोनो चीज़ मर गया तो कोई दूसरा उसको खा लिया, किसी और को काम आ गया, है ना। पेड़ पौधा सड़ गया तो उससे मिट्टी उपजाऊ बन गया तो वो भी काम आ गया पेड़ पौधों का। तो सब कुछ वहाँ पे कोई चीज़ बेकार नहीं जाता। सड़ल से सड़ल, गलल से गलल चीज़ सब काम आ जाता है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी का, ठीक है। इसलिए जंगल बहुत ज़रूरी है। देखिए कि जंतु को खा रहा है गिद्ध सब। अब बताइए इसमें मिलान करना, ये क्षयमान पदार्थ ह्यूमस, सूक्ष्मजीव अपघटक कहते हैं, शाकाहारी खरगोश है, मांसाहारी शेर है, खाद्य श्रृंखला संबंध है खाद्य जाल से। रोहित ने शिक्षक को याद दिलाया कि आपने नहीं समझाया कि वनों को फेफड़ा क्यों कहा जाता है। वनों को फेफड़ा क्यों कहा जाता है उसको तो अभी तक नहीं समझाया, ये बोल रहा है रोहित, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन समझा रहे। शिक्षक ने बताया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के परिक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं को शोषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों की प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। वनों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि वन ही है जो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक चीज़ को खुद ले लेता है और हमको अमृत दे देता है, ऑक्सीजन जैसे, जिसके द्वारा हम जीवित है, सांस ले रहे हैं और जिंदा है। आप समझे, इसीलिए प्रकृति का फेफड़ा कहा गया उसे। वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पदचिन्हों के आधार पर करते हैं। अब लगभग दोपहर हो गई है, बच्चे वापस जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने देखा कि आसमान में बादल बन रहा है। शिवम ने याद दिलाया कि उन्हें कक्षा 6 में जलचक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपनी जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। तो पौधा क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन भी करता है ना, वाष्पोत्सर्जन, जिससे पानी वर्षा होती है। पेड़ पौधा पानी लेता है जड़ से, पत्ता में क्या, पत्ता में वाष्पोत्सर्जन होता है और पत्ता से पानी फिर वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, फिर वो बारिश के रूप में गिरता है, ठीक है। जरा सोचिए, कुछ सोचने बोल रहा है, चलिए सोचते हैं थोड़ा सा। यदि वृक्षों की संख्या कम होती, जब वापस लौट रहे थे बच्चे तभी वर्षा होने लगी। बच्चे के पास मिट्टी के बने घर में जा चुके, उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में घर कैसे। शिक्षक ने बताया कि वन केवल पौधों और जंतुओं का ही नहीं बल्कि अनेक मानव समुदायों का भी आवास है। ये लोग अपने आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल, औषधि प्रदान करता, मतलब दवा दारू सब वहीं से मिल जाता है उन लोग का, है ना, रहना खाना पीना सब।
ये लोग यहाँ के अनेक औषधीय पौधे के बारे में जानते हैं। वर्षा तेज होने लगी, बच्चे आश्चर्यचकित है कि वर्षा के बूंद वन भूमि पर सीधे क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पेड़वन है तो बुड़बक एकदम छुन रहा होगा। अब पेड़ है इतना बड़का बड़का तो नीचे डायरेक्ट पानी कैसे गिरेगा, पेड़ में ना गिरेगा। हाँ, वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों के छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रहा था, मतलब टिपक रहा था, फुहारा जैसा नीचे गिर रहा था ना, सबसे पेड़ पौधा से निकल। अधिकांश जल वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की ओर झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। लगभग आधा घंटा बाद वर्षा रुक गई। तो देखिए झमाझम बारिश हो रही थी ना, वर्षा। उन्होंने पाया कि क्या पाया, वन भूमि की सतह पर गिरी पत्तियां मृत पत्तियों की परत अब कुछ गीली हो गई हो, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। तो गीला हो गया मिट्टी उट्टी सब कुछ, लेकिन जल पानी नहीं जमा, ये दिखे। हम पानी नहीं जमा, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधा खींच लेते हैं पानी को, है ना, तो बाढ़ आने से भी रोकेगा पानी। देखिए इन्हें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लाल लाल दिया हुआ थोड़ा खतरा चीज़ है। ये अगर वन नष्ट हो गए तो क्या होगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी पर ताप बढ़ेगा। यह विश्व उष्णता का एक कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का। पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आवास नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा ना आवास मिलेगा अगर पेड़ पौधा खत्म हो गया तो। यह भी एक कारण है कि झारखंड में सोनाहातू, अंगड़ा, बूंदू आदि प्रखंडों में हाथी ग्रामीण इलाकों में आकर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो बार बार आप सुनते होंगे कि हाथी आ गया गाँव, हम लोग गाँव भैयावर आ गया थे इंशाल्लाह ना। तो ये हाथी क्यों आ जा रहा है जंगल छोड़ के, क्योंकि जंगल में उसके लायक कुछ बचा नहीं है ना, तो गाँव में घुस जा रहा है, ठीक है, और नुकसान पहुँचा रहा है। पेड़ों की अनुपस्थिति में मिट्टी जल को नहीं बांध पाती, यह बाढ़ आने का एक कारण है। पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी भी नहीं मजबूत रहेगा, बांध के नहीं रखेगा मिट्टी को, बह जाएगा, बाढ़ आएगा, है ना, मिट्टी कट के ख़त्म हो जाएगा। जनजातियों की जीवनचर्या प्रभावित होगी, वर्षा की मात्रा कम होगा, बारिश भी कम होगी, है ना। तो ये सब होता है इससे, ठीक है। थोड़ा सा और है, जरा सोचिए, यदि इतनी तेज वर्षा शहर में हुई होती जितनी कि वन में हो रही तो क्या होता है। शिक्षक ने बताया कि वन वर्षा जल की प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करता है और उसे अस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रण करने में सहायक है, ना सिर्फ बाढ़ को नियंत्रण करने में सहायक है, बल्कि नदियों में जल की प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों की जड़ सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखता है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाएगा, अर्थात उसका अपरदन हो जाएगा। मतलब पेड़ पौधा है, पानी को रोक के रखता है, पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को बहने नहीं देता है, ठीक है, और पानी को सुखाता है। उसी पानी को रोक दिया, उसको नीचे सूख गया पानी, तो वहाँ पर भौम जल स्तर जो है नीचे का पानी वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, बर्बाद नहीं होता है पानी, ना मिट्टी बर्बाद होता है। तो हर तरह से पेड़ पौधा हमारे लिए उपयोगी है। यदि वन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इंसान ही नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, है ना। एक को चिपको आंदोलन, थोड़ा सा वन बचाने के लिए का आंदोलन हुआ था, वो चिपको आंदोलन नहीं, यहाँ पे झारखंड का बुक है तो झारखंड का आंदोलन देखेंगे। पृथ्वी को बचाने के लिए वन का संरक्षण बहुत जरूरी है। वन पर्यावरण के संरक्षक होने के साथ प्रकृति के सर्वोत्तम उपहार है, ये जीवन का मुख्य आधार भी है। वन की रक्षा के लिए उत्तराखंड में चलाया गया चिपको आंदोलन तथा कर्नाटक में किया गया एपिको आंदोलन ऐसे ही वन आंदोलनों का उदाहरण है, जन आंदोलन का उदाहरण। पेड़ बचाने के लिए बहुत सारा आंदोलन हुआ इस तरह से ना। झारखंड में भी खूंटी जिला में 17 से 29 नवंबर 2003 के बीच जंगल बचाओ आंदोलन के बैनर तले एकत्र हुए और वनों को संरक्षित करने के लिए कठोर और ठोस कदम अपनाने के लिए नियम बनाए। जंगल बचाओ आंदोलन की खूंटी प्रस्तावना 11 अक्टूबर 2013। जंगल बचाओ, तो लोग जंगल को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग बर्बाद भी करने के प्रयास लगे रहते हैं, ठीक है। तो हमें जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधा लगाना चाहिए और उसके बर्बाद होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर था, उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत आसान चैप्टर था, कहानी जैसा। मिलते नहीं।